मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। टाइम्स नाउ नवभारत की इस मुहिम में साक्षी बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस मंच के इस कार्यक्रम के लिए अपना सानिध्य देने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती है। केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सुमित जी। आप इस समय लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हैं और हम भी आपका स्वागत करते हैं। हम तो आपके प्रदेश में रहते हैं, नोएडा वासी हम लोग लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस नोएडा से लखनऊ दूर नहीं, इसलिए गंगा एक्सप्रेस वे है। और गंगा एक्सप्रेस वे है तो सफर बड़ा आसान हो गया है, रास्ता बहुत आसानी से कट जा रहा है। निश्चित तौर से जो एक्सप्रेस वे बना है उसके कारण से कई हमारे साथी, अभी मैं तो पूरी गंगा एक्सप्रेस वे को नहीं नापा हूं, लेकिन कई साथी जो इस एक्सप्रेस वे से अभी आकर के जाकर के देख रहे हैं, उनका कई घंटे समय बच रहा है। और यह एक्सप्रेस वे, अगर मैं कहूं कि हमारे प्रदेश के विकास की दृष्टि से जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे कहते हैं, तो ये वही है। और इनफैक्ट बीते 10 सालों में, ये आपका 9वां साल पूरा हो गया है, 10वें साल की ओर अग्रसर है हम लोग। और जिस तरीके के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी आए, पश्चिम बंगाल में इतनी शानदार जीत आपकी पार्टी को मिली, ये पूछना मेरे लिए शायद छोटा होगा कि भाई क्या तैयारी है आपकी यूपी को लेके, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी ऐसी चीज जो इन 9 सालों में अभी भी रह गई है, जो आप करना चाहेंगे इस 10वें साल में। अभी हम लोग देखिए, ये निरंतरता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अभी हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम दुनिया की 4-5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उनकी बराबरी में खड़े होना है, तो अभी हमें बहुत कुछ करना है। हमने बहुत कुछ किया है और जिसको किया है उसी के कारण से इतना आशीर्वाद जनता का हमें मिलता है। हम बंगाल में तो इतनी ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए। मैं बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहां की जनता का अभिनंदन करता हूं। लेकिन हम तीसरी बार असम में भी सरकार बना करके आ रहे हैं। अभी शपथ दिला करके 12 मई को वहां शपथ ग्रहण थी, वहां से आ रहे हैं। तो विकास का मतलब ही भाजपा है, भाजपा का मतलब ही विकास है। यह कोई हमारा विरोधी होगा तो वह भी, आप अगर सामने पूछेंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप अलग से पूछेंगे तो वह भी कहेंगे कि विकास का मतलब भाजपा है, सुशासन का मतलब भाजपा है, सबके जीवन में खुशहाली लाने का मतलब भाजपा है। दक्षिण में अभी छूट गया है, तमिलनाडु छूट गया, केरल छूट गया, चुनाव वहां भी हुए। देखिए कितना समय और लगेगा। देखिए, कर्नाटक में और तेलंगाना में तो हमको पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होंगे वहां भाजपा की सरकार बनेगी। केरल और तमिलनाडु जो छूटा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल की तरह वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऊसर भूमि की तरह था। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में कमल खिल सकता है तो केरल और तमिलनाडु में भी कमल खिल सकता है। अभी हम लोगों ने कर्नाटका और तेलंगाना पे पूरा फोकस किया हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में वहां चुनाव है। और जिस दिन पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव संपन्न हुए, उसके दूसरे दिन से उत्तर प्रदेश में 2027 में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई। पर केशव जी, अब थोड़े से मैं सवाल कड़े कर लेता हूं अपने। मैं जानता हूं कि आपको सवालों के जवाब देने में आनंद आता है, आज से नहीं, पिछले 12-13 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। यूपी में जो 2024 में हुआ लोकसभा चुनावों में, क्या उसको आप कैसे पलट पाएंगे? अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, आपके पास क्या तोड़ है पीडीए का? देखिए, पहले तो 2024 में जिस गुब्बारे में इन लोगों ने हवा भरी थी, लोकसभा चुनाव के समय जो मुद्दा बनाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस प्रकार का दुष्प्रचार करके इन लोगों ने लोकसभा में तो जरूर कुछ सीटें जीत ली है, जिसके कारण से अभी भी उनका जो अहंकार है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन उनको जब मैं ये बताता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों के नंबर, हरियाणा में 5 हमारे सांसद जीते थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 2/3 बहुमत से श्री नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां शानदार ढंग से काम कर रही है। अभी कल नगर निकाय के चुनाव में कमल खिला दिया है।
उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भी लोकसभा में हमारे नंबर घट गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिली है तो वो गलत नहीं होगा। उसके बाद दिल्ली प्रदेश का 2025 जनवरी में चुनाव हुआ, दिल्ली में 27 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हमारी सरकार बनी और श्री अरविंद केजरीवाल जी को सदा के लिए दिल्ली ने विदा किया है। मतलब केवल 25 में विदा किया, 30 में वो आने वाले नहीं है, क्योंकि जहां हम आते हैं एक बार वहां बार बार आते हैं क्योंकि काम अच्छा करते हैं। इसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में भी सारा विपक्ष एकजुट हो गया था भारतीय जनता पार्टी और जदयू के एनडीए के गठबंधन के खिलाफ, लेकिन हम लोगों ने बिहार में भी 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाबी हासिल कर लिया। इसके बाद चुनाव होता है पश्चिम बंगाल का, जो हम लोगों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि अगर परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुंबई में कहे थे कि अरब सागर से गंगा सागर तक कमल खिलेगा, तो उनका आशीर्वाद आज सफल हुआ और पश्चिम बंगाल में हम लोगों की इतने बड़े बहुमत से सरकार शायद हम लोगों को भी कल्पना नहीं थी, लेकिन वह भी आंकड़ा पार करके आज वहां भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि जैसी सरकार हम चाहते तो वैसी आ गई। और तीसरी बार तो हरियाणा में भी हम आए हैं, तीसरी बार हम महाराष्ट्र में भी आए हैं, बीच का गैप छोड़ते हैं, अन्यथा उसके पहले भाजपा शिवसेना गठबंधन कई बार सरकार में रहा है। तीसरी बार हम आसाम में भी सरकार में आए हैं, तो तीसरी बार तो उत्तर प्रदेश में आना सुनिश्चित है। और श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, उस पीडीए में कोई सच्चाई नहीं है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से बढ़कर के कुछ नहीं है, मतलब इतना ही है। यह केवल पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूं श्री अखिलेश यादव जी कृपा करके ये बताइए 2012 से 2017 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी के भी मुखिया थे, तब आपको पीडीए की याद नहीं आई, पिछड़ों की याद नहीं आई, दलितों की याद नहीं आई। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिए। बाबा साहब को आपके मंच से मोहम्मद आजम खां भूमाफिया बोले और आपने उनको रोकने का भी साहस नहीं किया। आपके जो अत्याचारों की फहरिस्त है वह पूरी रखी हुई है, हम इन लोगों को चुनाव के समय इनको देंगे। और जहां के ये रहने वाले हैं इटावा, उस पूरे बेल्ट में जो ब्रज क्षेत्र हमारा संगठनात्मक कहलाता है, वहां आज भी जो इनके गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आज भी अत्याचार करते हैं। आपकी सरकार में भी उनकी कार्रवाई होती है, आज भी सरकार में अत्याचार कर पा रहे हैं। हमारी सरकार में अत्याचारी जो होता है वो अत्याचारी होता है। आज अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन उनका आपराधिक जो इतिहास है, जो मानसिकता है, उससे वो बदले नहीं है। हमारी सरकार में ऐसा नहीं, हम नहीं कहते कि अपराध शून्य उत्तर प्रदेश हो गया है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, इस समय कोई अपराध करेगा तो उसे पता है कि उसे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पर केशव जी, ये भी तो सच्चाई है कि आपकी सरकार के राज में हाथरस हुआ, आपकी सरकार के राज में अभी एक महिला के साथ घटना घटी जहां पर पूरा यूपीए का डेलीगेशन जा रहा था, उसको आप लोगों ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं, जब मैं गिनाने बैठूंगा तो समय निकल जाएगा। देखिए, जो विपक्ष इल्जाम लगाता है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मैं आपको बता दूं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं जहां ये जानने की कोशिश करते हैं, जिसको उठाने की कोशिश करते हैं, उन संपूर्ण घटनाओं के जो अपराधी थे उनको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। यह एक सूत्री इनका, मैंने कहा, एजेंडा है। फर्जी पीडीए के नाम पे कैसे भी पिछड़े वर्ग के कुछ वोटों को अगर प्राप्त कर लें तो उनको लगता है कि शायद हम विधानसभा में 2017 की स्थिति में बच पाएंगे, अन्यथा सुपड़ा साफ है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का अंत समय आ गया है, इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाली। तो तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार बनेगी? देखिए, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके अगुवाई में 9 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, और 9 वर्षों से सरकार चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चुनाव लड़ने के बाद विधायक दल तय कर देता है। योगी जी के नेतृत्व में अगर हम लोगों को आगे काम करना होगा तो आगे भी काम करेंगे, अगर विधायक दल या राष्ट्रीय नेतृत्व तो कुछ और निर्णय करेगा तो कुछ और करेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे एक राष्ट्रीय स्तर के पहचान प्राप्त किए हुए इस समय नेता हैं। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां उनकी अच्छी मतलब फॉलोइंग रहती है। जहां मैं तो कई जगह साथ साथ मंच पे होता, अभी हम बंगाल में भी थे, आसाम में भी थे,
तो जहां जाते हैं, इसके पहले भी जहां राज्य में हमारी सरकारें बनती हैं, साथ जाते हैं, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मतलब देश में भी एक आकर्षण है। तो विधायक दल किसी और को चुन सकता है क्या? ये तो काल्पनिक सवाल हो गया। आपने कहा किसी नहीं, विधायक दल किसी और को, ये तो मैंने कहा ये उस समय की परिस्थिति जी। पर। आज हमारे मुख्यमंत्री, हम तो मानते हैं भावी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ये तो उस समय की बात है। आज एडवांस में आप क्यों बुकिंग करा रहे केशव जी नहीं है उस रेस में? हैं? केशव जी उस रेस में नहीं है। देखिए, रेस में होना और ना होना ये व्यक्ति के आधार पर नहीं तय होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे, और पार्टी जो भी काम बताती है उसको पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। आज भी जो हमारे पास जिम्मेदारी है उसको बहुत योग्य ढंग से करने का प्रयास करते हैं, और इसको लोग महसूस करते हैं। जिम्मेदारी से याद आया, सुना आप अपनी जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव चाहते हैं। 3-4 दिन हो गया पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, शपथ हो चुकी है। ये आप सब हमारे मीडिया के मित्रों के द्वारा गढ़ी गई कहानी है, ऐसा कोई चीज नहीं। बताइए ना, नहीं, शपथ कब हुई? हो जाएगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो केशव प्रसाद का काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन भेज देंगे महामहिम राज्यपाल जी को सूची कि इनके पास ये विभाग रहेगा, इनके पास, उस दिन उस सूची आ जाएगी, आप दिखाएंगे सबको। कांग्रेस केरल में मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है और लखनऊ में योगी जी बंटवारा नहीं कर पा रहे मंत्रालय का। ये सच नहीं है, ये सच से कोसों दूर बात है। इधर कब तक? लगातार हम लोग ये पश्चिम बंगाल और फिर आसाम की सरकार के शपथ विधि कार्यक्रम में जाना हुआ था, और अभी कल जैसा कि आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि देश वैश्विक जो ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है उसका सामना करने के लिए तैयार रहे, तो तमाम चीजें उन्होंने अपील किया है देशवासियों से। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर लागू किया, और फिर जहां भाजपा और एनडीए की सरकारों ने अपने स्तर पे उस विषय को आगे चलाया। कल इसको लेकर के बैठक थी, आ जाएगी सूची आपके पास, माननीय मुख्यमंत्री जी जब दे देंगे। आप अपने पोर्टफोलियोज में चेंज चाहते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसा कोई, कभी भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही होता है वो पोर्टफोलियो को लेकर के कभी नहीं लड़ता। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सीट को लेकर तो चिंता करता है ना। चुनाव कहां से लड़ेंगे? चुनाव जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां से लड़ेंगे। सिराथू से ही लड़ेंगे? हाँ, सिराथू से कहेगी, सिराथू से भी लड़ेंगे। सिराथू में आप हार गए थे पिछली बार। हारना जीतना तो ये राजनीति में, मतलब जब चुनाव होगा तो चुनाव में एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। हारने का मतलब ये नहीं है नहीं, कि हारने का मतलब ये भी होता है ना, कई बार आप सुरक्षित सीट ढूंढ लेते हैं कि सिराथू से बेहतर सीट कोई हो सकती है। ये काल्पनिक सवाल है। देखिए, मैं सिराथू से 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर थी तब आप जीते, उसी सिराथू से मैं विधायक बना। जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था फूलपुर लोकसभा, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते थे और देश के प्रधानमंत्री बनकर के राजनीति करते थे, उस फूलपुर लोकसभा में जितना वोट नेहरू जी को नहीं मिला, मैं 53% वोट पा करके देश की संसद में चुन करके गया हूं। 14 में याद है मुझे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था। हाँ। तो ये तो चुनावी राजनीति में जब मैं जीता तो मेरे सामने कोई हारा है। अब आई परिस्थिति है, उसके कारण से हम लोग पूरा ध्यान, हमारे ध्यान में ये रहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मैं तो केवल सिराथू में 1.5 दिन प्रचार करने के लिए गया, बाकी पूरे समय उत्तर प्रदेश के हर सीट के लिए जहां जहां जाने की बात होती थी वहां मैं प्रचार के लिए जाता था। हम लोगों का लक्ष्य उस समय एक होता है, सरकार बननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। केशव प्रसाद जीत जाए और भाजपा की सरकार न बन पाए तो ये जीत नहीं होती है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल है सीधे तौर पे केशव जी। क्या आप सपा की लहर में आप जीत जाते हैं और भाजपा की लहर में आप हार जाते हैं, और हारते ही नहीं है और फिर आपको एमएलसी के थ्रू आना पड़ता है। आप उपचुनाव भी नहीं लड़ते हैं, आप एमएलसी के जरिए आप विधानसभा पहुंचते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि कोई सुरक्षित आपकी जानकारी में रहे, इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं। जब मैं सिराथू से विधानसभा 2012 में जीता था तब 59,000 यानी 59,000 वोट पाया था जी। जब चुनाव में हारा तब 1 लाख वोट पाया हूं, मतलब 40,000 वोट ज्यादा मिले थे। लेकिन ठीक है, उस समय सारा विपक्ष एकजुट नहीं था। उस समय भाजपा भी लड़ रही थी, सपा भी लड़ रही थी, बसपा भी लड़ रही थी। लेकिन इस बार सारे दलों के जो प्रत्याशी थे भाजपा के खिलाफ सब एकजुट होकर के लड़ रहे थे। इसके कारण 3-4 हजार वोटों का अंतर कोई अंतर नहीं होता है। मेरी भी गलतफहमी थी कि शायद बहुत सिराथू क्षेत्र है, मेरा जन्म स्थान है, तो वहां इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन मुझे एक सप्ताह अगर मैं प्रचार करता तो शायद मैं 50,000 वोटों से जीतता। तो सिराथू भी रहेंगे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है। भाजपा में ये कोई नहीं तय कर सकता, ये तय करने का काम हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड का होता है। वो तय करेगा कि किसको कहां से लड़ना। अच्छा, मनोज पांडे जी को तो शपथ दिला दी गई,
लेकिन पूजा पाल के उसमें क्या चक्कर हो गया? नहीं, देखिए, ये 6 स्थान थे हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में खाली थे, तो 6 स्थान जो खाली थे उसको भरने का कार्य पूरा कर लिया गया है। बाकी स्थान रिक्त नहीं होने के कारण से ये परिस्थिति नहीं बन पाई, लेकिन श्रीमती पूजा पाल जी को बहुत योग्यतम सम्मान पार्टी देगी, जल्दी ही आप सबको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ता हूं, कुछ मुद्दों पे मैं आपकी राय जरूर लेना चाहूंगा। माघ मेले के दौरान जो कुछ हुआ, आप खुलकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में आए और कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ उन बालकों के साथ हुआ, वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इस चीज को लेकर भाजपा की छवि पर एक इंप्रेशन पड़ा लोगों का कि गलत हुआ है। ज्यादातर लोग कहने लगे, एक बड़ा तबका ब्राह्मण समाज का नाराज भी हुआ। आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, उस वक्त जो हुआ गलत हुआ? देखिए, ये सब स्थानीय जो मेला प्रशासन होता है उसके द्वारा सब किया जाता है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, लगभग 14 वर्ष घर छोड़ करके विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया है। मैं संतों के बहुत निकट रहा हूँ, उनकी सेवा किया हूँ। वह जो भी कार्रवाई हुई उसके बाद मैंने ये प्रार्थना की थी शंकराचार्य जी महाराज से कि कृपा करके आप अपना विरोध त्याग करके, क्योंकि सबको दर्द होता था कि कोई संत ही नहीं बल्कि वो शंकराचार्य के पद पर बैठ करके अगर स्नान नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग अपने एक जो संस्कार थे उस संस्कार के कारण से हमने पूज्य शंकराचार्य जी से ये अनुरोध किया था कि आप विरोध त्याग करके कृपा करके संगम स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। और जो कार्रवाई हुई वहां उनको रोकने का काम हुआ, उसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है? एक अधिकारी बंगाल के चुनाव में बड़े प्रचलित हुए, अजय पाल शर्मा साहब, पुलिस ऑब्जर्वर बन के गए थे इलेक्शन में। उनकी भूमिका को लेकर कई तरह की टिप्पणियां आई उस दौरान में, आपके हिसाब से क्या था? देखिए, मैं टीएमसी की जो मुखिया सुश्री ममता बनर्जी जी थी, उनकी सरकार में इतना अत्याचार था, इतना अनाचार था, इतना भ्रष्टाचार था, इतना चुनावी व्यवस्था का अतिक्रमण करने की परिस्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण से कि कोई जब ऑब्जर्वर के नाते जाता है तो यूपी का नहीं, वो चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाता व्यक्ति है। और अगर कोई अपराधी है, वो बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो नियम है उसके विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो एक पुलिस अफसर को जो करना चाहिए उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। उसको मुद्दा बनाने का कोई विषय नहीं। मैं इसलिए मुद्दा बना रहा था कि अखिलेश यादव गए मिलने के लिए ममता बनर्जी से कोलकाता, और वहां मिलने के बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई। उन्होंने रामपुर के चुनाव का जिक्र किया, उन्होंने कुंभके के चुनाव का जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग कर ले रहे हैं, किस तरीके से कुछ पुलिस अधिकारियों को वादे किए गए हैं कि हमारे समर्थन में काम करो तो आगे प्रमोशन मिलेंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का मैं ये नहीं कहूंगा कि मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है, लेकिन कुछ स्क्रू ढीले हो गए हैं उनके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है, ऐतिहासिक जीत होती है, और ऐसे समय में उनके चेहरे में 12 बज गए थे उसी दिन जिस दिन 4 मई को रिजल्ट आया। और हम लोग नारे तो लगा रहे थे कि 4 मई दीदी गई, ये नारा लगाते थे, और जब रिजल्ट आया वो वास्तविकता में बदल गया। सबसे ज्यादा अगर ममता दीदी के अलावा कोई सबसे ज्यादा परेशान था हिंदुस्तान में वहां भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में बनने से, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी परेशान थे। वह 2027 में सोचा था कि फर्जी पीडीए जैसे संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस प्रकार का आरोप लगा करके वो पिछड़ों और दलितों के कुछ वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने में 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाब हो गए। तो वैसे ही वो सोचते कि 2027 में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन पहले बिहार का रिजल्ट आने के बाद वो बहुत मायूस थे, लेकिन बंगाल का रिजल्ट आने के बाद तो भला बंगाल से चले आए लखनऊ, वो अलग बात है, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये लखनऊ अब उनके लिए नहीं है, सैफ ही उनके लिए है। और 2027 में यूपी की जनता के आशीर्वाद से हम अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बूते निश्चित तौर से 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। पर वो तो कहते 27 में जीतेंगे। वो अभी कैसे कह देंगे? बाद में यही आरोप, जैसे ममता दीदी लगाती हैं आरोप, जैसे जो चुनाव हार जाता है ईवीएम को दोष देता है, चुनाव आयोग को दोष देता है, जांच एजेंसियों को दोष देता है, तो श्री अखिलेश यादव जी भी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं अपनी। आपने एक बयान दिया कि 27, 32 और 37
में अखिलेश यादव कभी नहीं आएंगे। उन्होंने 47 तक की बात किया हूं। आप 47 तक की बात की है, और वो ये कहते हैं कि आप अपने कुर्ते का साइज बताते हैं जब आप 27, 32 और 37 करते हैं। देखिए, आप दोनों के पीछे क्या नोकझोंक नहीं चलती नहीं, है? हमारे आमने सामने राजनीतिक रूप से हम निश्चित तौर से, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हम सुशासन के पक्षधर हैं, वो कुशासन के पक्षधर हैं। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, वो कुछ का साथ और गुंडों और परिवार का विकास करते। तो उनके हमारे बीच में यही फर्क है। हमारे उनके बीच में कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, वैसे श्री अखिलेश यादव जी भी कहीं मिलते हैं तो बात करते हैं। नहीं, पर आप 80-20 की बात करते हैं, तो आप सबका साथ सबका विकास की बात कहाँ करते हैं? 80-20 की बात करने का मतलब ये उसको दूसरे फार्मूले में वो ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखें आसाम का रिजल्ट, तो हम तो 80% लगभग सीटें जीते हैं। पश्चिम बंगाल में 80% के आसपास जीते हैं। तो 80% का मतलब ये होता है, 80-20 का मतलब कि 20% में सारा विपक्ष रहेगा, 80% में भाजपा रहेगी। मतलब 20% का मुसलमान से कोई मतलब नहीं है? नहीं, मुसलमान से मतलब हमारा नहीं है। अगर हमारा रिजल्ट देखेंगे, मतलब तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, दूसरी बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है डबल इंजन की, इसमें पूरा जो विकास की योजनाओं का लाभ है, हमने हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं किया। हमने सड़क बनाना हो, बिजली पहुंचाना हो, पानी पहुंचाना हो, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अब उनकी मर्जी है, वो हमें वोट दें तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो हमें वोट नहीं देते हैं तो हम उनका विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो हमें वोट नहीं देते हैं तो हम उन पर फोकस भी नहीं करते। फोकस नहीं करते हैं, बड़े कैटेगोरिकली आप बोल रहे हैं, और SIR में नाम हटवा देते हैं। 27 लाख नाम कट गए, अच्छे अच्छे लोगों के नाम कट गए बंगाल में। देखिए, जो नाम कटे, जो भी पैदा हुआ है वो मरता है, ये आप जानते हैं। और पैदा हुआ व्यक्ति अगर मर गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए क्या? जो व्यक्ति आज लखनऊ में रह रहा है, कल वो दिल्ली में रहने लगे, तो क्या दिल्ली लखनऊ दोनों जगह नाम रहेगा क्या? केवल एक जगह रहेगा ना, जहां वो दिल्ली रखना चाहे, चाहे लखनऊ रखना चाहे। केशव जी, मैं आपको सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये 27 लाख तो डिस्प्यूटेड केस है। जो नाम कटे वो तो 93 लाख थे, वो सब तो केस सेटल हो गए। ये 27 लाख तो अपील में गए हैं। जाए, हम तो चाहते हैं कि देखिए, कह रहे हैं हम जिंदा हैं, हमारा सबूत है हमारे पास। आरोप लगा, अगर सबूत है तो उसके लिए समय दिया था चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पसीना बहाएगा। अगर नाम कटे हैं गलत तरीके से तो जुड़वाने के लिए, फार्म भरने के लिए है, नाम 6, 7, 8 3 प्रकार के फार्म होते हैं, वो करने के लिए हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा BLA 2, हम मेहनत भारतीय जनता पार्टी करे, मलाई TMC खाएगी, मेहनत भाजपा करेगी, मलाई समाजवादी पार्टी खाएगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमको मिलेगा। हम जनता की सेवा करते, जनता का विश्वास है कि भाजपा बेईमानी नहीं करती चुनाव जीतने में। लेकिन ये जो विपक्षी राजनीतिक नेता हैं, उनका विश्वास जरूर डगमगाया हुआ है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, विकास के काम इतने अच्छे हो रहे हैं कि परत दर परत जब खोलते हैं तो उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे सामने आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है अतड़िया फाड़ करके निकालना पड़ेगा, तो वह भी निकाल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। जो गरीब आज अगर है तो वो कांग्रेस और ऐसे राजनीतिक परिवारवादी दलों के कारण है। पर फल तो मीठा मिला मनोज कुमार अग्रवाल जी को, जो चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर रहे और वो सीधे चीफ सेक्रेटरी बन गए। सुब्रत गुप्ता साहब रहे, जो सीधे एडवाइजर बन गए शुभेंदु अधिकारी जी के। तो जो लोग चुनाव आयोग में काम कर रहे थे 2-2.5 महीने में, उनको तुरंत पदोन्नति देके सरकार ये अधिकार को चुनौती कैसे? ये हमारा संवैधानिक, अगर हमारी सरकार है और हम सरकार में आए हैं तो हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। इस अधिकार को अगर कोई चुनौती देना चाहता है तो चुनौती दे, जहां देना है। तो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि ये लोग नहीं, ये इल्जाम पर SIR मिथ्या है। ये इल्जाम में सच्चाई नहीं। अगर कोई मेरिट पे काम कर रहा है, वो कोई भी अफसर हो, IAS हो, IPS हो, IRS हो, कोई भी हो, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छे काम का सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है तो निश्चित तौर से उसे दंड मिलना चाहिए। अच्छा काम मतलब आपका काम? नो, निष्पक्ष काम। अच्छा माने निष्पक्ष। ये जब अफसर निष्पक्ष रह करके काम करता है तो उसके बारे में मैं जानता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर थोड़ा भी कोई गलत है तो वहां संरक्षण भाजपा में कोई हमारा राष्ट्रीय नेता नहीं दे सकता। प्रदेश में भी जो गलत है उसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो सही है उसको प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करना, ये मतलब किसी भी सरकार का मतलब कर्तव्य नहीं होता है। इसलिए सरकार के नाते जो जिम्मेदारी है उसको निभाया जा रहा है।
मैं एक और 2-3 मुद्दों पे आना चाहता हूं क्योंकि चुनाव का मौसम शुरू हो गया है। वो ये कि नीट के पेपर लीक का मामला और सीधे सीधे जिन जगहों के नाम आ रहे हैं सब जगह भाजपा की सरकार है। नासिक मतलब महाराष्ट्र, सीकर जयपुर मतलब राजस्थान, गुरुग्राम मतलब हरियाणा, यहां पे सब आपकी सरकार है और ये इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में संरक्षण मिल रहा है पेपर लीक करने वालों को। देखिए, ये बात आप भी सवाल पूछते हुए भी जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार संरक्षण दे नहीं सकती है। जिन लोगों ने भी, यह एक बहुत चिंताजनक बात है कि जिस एग्जाम को मतलब बहुत ही पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पूरी कोशिश की गई, उसमें भी इस प्रकार का जो लीकेज हुआ है वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी सीबीआई जांच का आदेश देने का काम सरकार ने कर दिया है। सीबीआई जांच करने के बाद जो भी उसके दोषी हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी सरकार की ओर से बयान मैंने पढ़ा है कि इसकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और कोई परीक्षा शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये इतने बड़े देश में, इतने बड़े नंबर में, इतने बड़े सिस्टम में अगर कहीं भी लीकेज हुआ है तो ये चिंता की बात है और उसका भी निवारण कोई ना कोई रास्ता निकालने का काम होगा। मैं क्योंकि यूथ से जुड़ा हुआ मामला है, सब फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, आपके फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जेनजी का मामला है। 80-90 के करीब पेपर लीक हुए हैं बीते 10-12 सालों में, जब से बीजेपी की सरकारें रही हैं और वो भी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कराई जाती है। पहले तो कोई लीक होते भी रहे होंगे, हम उत्तर प्रदेश को जानते हैं, सूची भेजी जाती थी भर्तियों को लेकर के, लेकिन हमारी सरकार में अगर कहीं गड़बड़ हुआ है, उसका पता चला है तो उस पर जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनको दंड देना चाहिए, वो सब कुछ किया गया है। इस मामले में भी किया जाएगा और युवा इस बात को समझता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है और वो यह बुद्धिजीवी वर्ग युवा जो हमारा है, जो सीपीएमटी परीक्षा में वह बैठ रहा है, उस को लेकर के नीट की परीक्षा में जब वो हिस्सा लेगा तो उसको ये मालूम है वो कितना प्रतिभाशाली है, कितनी बड़ी परीक्षा है, कितनी महत्वपूर्ण परीक्षा है। आने वाले समय में वो किसी न किसी क्षेत्र में चिकित्सक बन करके लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का काम करने वाला है। तो हमारी सरकार की मंशा कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो राजस्थान के 2 लड़के हैं, ये तो आपके मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ तस्वीरें हैं फेसबुक पर। वहां के स्थानीय विधायक ने इनको बधाई दे रखी है हैप्पी एनिवर्सरी की 4 दिन पहले। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़ी मजबूरी होती है, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएंगे, ठीक है, वहां पर जो भी आया हुआ है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, हम लोग भी डरते रहे। दिन भर में हम लोग भी हजारों फोटो खींच जाती है। अब सबका पहले आई कार्ड नहीं देखते कि तुम हो क्या, अब उसमें सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के साथ ये समस्या रहती है। तो विश नहीं करते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी भी तो विश नहीं करते ना आप अपनी तरफ से। देखिए, हैप्पी एनिवर्सरी तो उसी को विश करते हैं जिसको आप जानते हैं। नहीं, कई ऐसे घटनाक्रम आते रहते हैं, हम लोगों को भी देखते हैं। कई मामले में कई ऐसे लोग पकड़ जाते हैं जो कभी न कभी हम लोगों के पास आते हैं आवेदन लेके, कोई समस्या लेकर के, हम लोग मदद भी करते हैं। लेकिन हमारे लोगों की मंशा ये नहीं रहती है कि ये सामने आने वाला व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसके साथ तो फोटो जानते हैं तो नहीं खिंचाएंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं, किसी के साथ आ गए हैं तो साथ में 10 लोग खड़े हैं, फोटो खिंचा ले गए और बाद में वो अपने डीपी लगा भी देते हैं कि हम सीएम के साथ मिलाए, डिप्टी सीएम से मिलाए, मिनिस्टर से मिलाए। तो ये एक चुनौती है जिसका कैसे रास्ता निकाला जाए, यह आने वाले समय में। आपसे पूछता हूं, नीट जैसी परीक्षाएं जो सेंट्रलाइज कराई जाती हैं, मेडिकल के एंट्रेंस, इसका रास्ता क्या हो सकता है? 2024 में भी पेपर लीक हुआ, तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। 2 साल में आप एक सरकार ने कमेटी बनाई इसरो चेयरमैन की अध्यक्षता में, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, उसको माना नहीं गया, उसको लागू नहीं किया गया। 26 में फिर लीक हो गया। अब स्थिति ऐसी है कि अब आज की तारीख में जो युवा है, चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे वो नीट का मामला हो, वो बहुत नाराज चल रहा है, बहुत परेशान चल रहा है। इसका उनको विश्वास भी है कि इसका कोई और इससे फुल प्रूफ रास्ता निकाला जाएगा और इस प्रकार की जो चुनौतियां आती हैं देश के सामने, जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है नीट की, इस प्रकार की परीक्षाओं में या किसी भी प्रकार की छोटी परीक्षाएं हो, बड़ी परीक्षाएं हो, पेपर लीक जैसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो होती है, पहले होती रही हैं, उस समय पता नहीं चलता था। क्या एनटीए ठीक से काम नहीं कर पा रहा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बनाई गई एनटीए के जो चेयरमैन मैं कल देख रहा था, मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ ये मेरी गलती से सब कुछ हुआ है, लेकिन जांच चूंकि सीबीआई कर रही है तो जांच का निष्कर्ष निकलने दें और जो निष्कर्ष निकलेगा उसको भी जोड़ करके भविष्य की जो परीक्षाएं हों, लीकेज के जो और रास्ते लोगों के बनते हैं, चूंकि इतने परीक्षा केंद्रों पर पेपर भेजना आदि आदि, ये जो समस्या रहती है
उस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं इस प्रकार के भ्रष्टाचारी, इस प्रकार के मतलब माफिया सक्रिय रहते हैं, जो कारोबार सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि देश के बच्चों के भविष्य का मामला है। ऐसे मामलों में ऐसा अपराध और पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी ऐसा करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उस रास्ते को भी कैसे बंद किया जाए, और कोई रास्ते हो सकते तो उनको भी कैसे बंद किया जाए, कैसे नीट के एग्जाम एकदम पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाए, ये भविष्य में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो जांच हो रही है, जांच का परिणाम आ रहा है, उसका इंतजार करना चाहिए। अभी आप वैश्विक संकट की बात कर रहे थे केशव भाई, हम लखनऊ में बैठे हुए हैं। लखनऊ में बहुत बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की है। आज की तारीख में भारत का दुश्मन कौन है इस वैश्विक संकट के लिए? ईरान है, इजराइल है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, कौन है दुश्मन? क्यों हमारे दुश्मन तो तीनों नहीं है, तीनों हमारे दोस्त हैं, लेकिन विदेश से संबंधित मामला है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वैश्विक ऊर्जा संकट जो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसके कारण खड़ा हुआ है, और उस संकट का सामना देश करने के लिए तैयार रहे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपील की है, मैं भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उस अपील का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें, विपक्ष की घटिया राजनीति के जाल में चाल में ना फंसे। नहीं, विपक्ष का ये कहना नहीं है कि पीएम ने जो अपील की है उसको ना माने। विपक्ष ये कह रहा है कि अपना जब पूरा चुनाव कर लिया, अपने पूरे चुनाव में राष्ट्र शपथ ग्रहण समारोह में पूरे के पूरे मुख्यमंत्री हवाई जहाजों से जाके और बड़े बड़े कॉन्वॉय में जाके शामिल हो गए, तब उसके बाद कह रहे हैं कि अब आप कटौती करो, अब आप संयम बरतो। तो ये चुनाव अपने अलग अलग पैमाना कैसे हो सकता है? देखिए, जो हमारा भंडारण होता है, मतलब जैसा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन लगभग 90 दिन का हमारे पास अस्थायी भंडारण होता है। बीच में भी हमारे जहाज आते रहे, लेकिन बीच का जो कालखंड आया, होर्मुज स्ट्रेट के बारे में, फिर आगे अमेरिका की घेराबंदी, इसके कारण से जो गैस और हमारा जो तेल का है, क्रूड ऑयल का है, उसका कम आ पाना, उसके कारण जो संभावित संकट है, उसके प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने सजग किया है। इसको इस चश्मे से देखना ये विपक्ष का काम है। वो देखेंगे, वो बोलेंगे, लेकिन उसकी हम परवाह नहीं करते। हम जानते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और राजनीति के छात्र होने के नाते अगर आपको चुनना पड़े कि इजराइल और ईरान कौन भारत का दोस्त है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर मैंने कहा कि विदेशी मामलों का विषय है, और जहां तक मैं जानता हूं, इतना ही जानता हूं कि ईरान भी और इजराइल भी और अमेरिका भी, हमारे तीनों देशों से संबंध अच्छे हैं। लेकिन चुनने और न चुनने का ना मेरा अधिकार है और ना मुझे उस पर बोलना चाहिए। और हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, सबके साथ वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, ये भारत की ओर से हम करते हैं। पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में मैं कुछ बोलूं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय। मुझे लगता है आपको माननीय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को संपर्क करना चाहिए, तो वो कुछ बोल पाएंगे। जरूर भारत सरकार का वर्जन भी लेंगे, पर क्योंकि मैं लखनऊ में था इसलिए आपसे सवाल कर रहा था, क्योंकि यहाँ शिया कम्युनिटी बड़ी संख्या में। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और ताजा बयान आया केशव भाई, और वो आरएसएस के बहुत बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए, वीजा चलने चाहिए, पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पा रहे कि हमको करना क्या है। मतलब एज अ मीडिया, कल तक हम लड़ रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी मना रहे थे कि हम पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, पाकिस्तान से आतंकवाद पनपता है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। अब दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं बातचीत करनी चाहिए। हम कहाँ हैं? देखिए, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, और वो हमारे माननीय सरकारवाह जी हैं, और उन्होंने कुछ कहा है तो जिनको विचार करना वो उस पर विचार करेंगे, ना कि इसमें ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार है और ना उनको विचार करना। वह समय समय पर अपनी विचारधारा के आधार पर भाव प्रकट करते हैं, विचार रखते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब जिनको करना है, अगर उनके ध्यान में वो विषय आएगा तो विचार करेंगे। लेकिन जो सवाल मेरे, आप कृपा करके मेरे सवाल मुझसे करिए। नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता की क्या इच्छा है, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो कि ना हो? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता की इच्छा तो यही है कि पाकिस्तान जो बना हुआ है विश्व के मानचित्र पर, वहां भी तिरंगा फहरा जाए। तो बातचीत होगी तो तिरंगा कैसे फहरेगा?
मैं कह रहा हूं जो आप बीजेपी कार्यकर्ता के नाते नहीं, इच्छा आपके पास पूछे- डबल कैप है ना, आप आरएसएस के भी स्वयंसेवक है और बीजेपी के भी कार्यकर्ता है। हाँ। तो कौन सी हेड को देखिए पहनेंगे आप? मैं उस पे चूंकि माननीय सरकारवाह जी ने जो बयान दिया उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया करने के अधिकार क्षेत्र के बहुत दूर हूं। उस पर जिनको अधिकार है वो उस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछेंगे, मैं तो यही चाहूंगा कि जो अखंड भारत है, मैं तो उस वंश का वंशज हूं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने भारत की सीमाओं को, फिर सम्राट अशोक महान ने भारत की सीमाओं का विस्तार किया है। हम तो वह चित्र देखा करते हैं। आप भले ही टिप्पणी ना करें, लेकिन आपने टिप्पणी कर दी है। आपको पाकिस्तान के ऊपर भारत का तिरंगा चाहिए। ये तो हर भारतवासी चाहता है कि तिरंगा फहर जाए तो आतंकवाद का अंत हो जाए। दत्तात्रेय जी इसको कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन खैर मैं आगे बढ़ता हूं। ये बताइए, अयोध्या के बाद आप लोग बहुत मथुरा की बात करते रहे। अभी शायद 2-3 दिन पहले आप मथुरा में थे भी, कल ही थे, कल ही गए। मैंने आपके सोशल मीडिया पे वो देखे। तो मथुरा को लेके क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखिए, विकास और विरासत, हम विकास कर रहे हैं, विरासत को छोड़ करके नहीं। अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है तो बाबा विश्वनाथ के धाम पर भी जैसा भव्य मंदिर होना चाहिए वैसा निश्चित बनेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी मंदिर बनेगा। चूंकि मामला अभी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। श्री राम जन्मभूमि प्रकरण भी देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार थी, इसलिए सब सुचारू रूप से कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। और हम हर शिव भक्त, हर कृष्ण भगवान का भक्त यही चाहता है कि जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है वैसे काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। एक साफ करिए, मैं जहां तक मैं गया हूं काशी और जहां तक मैं गया हूं मथुरा, दोनों जगह मंदिर तो बना हुआ है। आप कह रहे हैं अयोध्या जैसा मंदिर बने, मंदिर मतलब बना आप क्या हुआ चाह रहे हैं? है, आप क्या लेकिन चाह रहे हैं? एक हिस्सा जैसे बाबा विश्वनाथ जी के धाम में एक हिस्सा अभी मस्जिद के रूप में, और उसका इतिहास के पन्नों में सब उल्लेख है कि मंदिर को तोड़ करके ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ करके ईदगाह बनाया गया। तो जो बनाया गया है यह तो स्वेच्छा से भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको सौंप देना चाहिए, क्योंकि हिंदू आस्था का केंद्र है। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट के समक्ष है तो हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं कि न्याय होगा तो भगवान भोलेनाथ के पक्ष में होगा, न्याय होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में होगा, ये हमारा विश्वास है। तो उन दोनों जगहों को आप हटाना चाहते हैं, ज्ञानव्यापी को और ईदगाह को? हटाना ही नहीं चाहते, वहां भव्य मंदिर बनाना चाहते, लेकिन हम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? ये विकास का मामला नहीं है, ये आस्था का मामला है, ये विरासत का मामला है। और जब देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, अभी आपने 75 वर्ष भगवान सोमनाथ के मंदिर निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए वहां पर, तो यह बताए यह जो समस्या तीनों आपको दिख रही है ना, इस समस्या का अपराधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था उसी समय अयोध्या, मथुरा, काशी का मंदिर भी बन सकता था, लेकिन उस समय उन लोगों को तुष्टीकरण ज्यादा सूट कर रहा था देश के विभाजन के बावजूद, और इन मंदिरों को बनाने का काम छोड़ दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अपनी आंखों से इन दोनों स्थानों पे भव्य मंदिर देखेंगे और न्याय प्रक्रिया से देखेंगे। न्याय और अन्याय के बीच में जब लड़ाई होती है तो जीत तो न्याय के पक्ष वालों की होती है। हम न्याय के पक्षधर हैं, हम मंदिर के पक्षधर हैं, हम शिव भगवान भोलेनाथ के पुजारी हैं, भगवान कान्हा के पुजारी हैं, तो हमें विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। अब 2-3 यूपी से जुड़े मामले, जब एसआईआर का मामला आपके उत्तर प्रदेश में चल रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, तो मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि भाई हमारे कार्यकर्ता कहाँ हैं, काम करो, निकलो बाहर करो। तो क्या यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठ गए थे, क्या नाम नहीं लिखा रहे थे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने क्यों पैनिक तरीके का रिएक्शन दिखाया? इसको आप इस रूप में मत लीजिए। मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और विधानमंडल दल के हमारे नेता भी हैं, और जब कोई कार्यक्रम होता है तो उत्साहित करने के लिए कार्यकर्ता और परिश्रम करे, ये कहना कोई गलत नहीं है। और उन्होंने उत्साहित किया और पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे थे और भी तेजी से मेहनत किए, और जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसको पूर्ण कराने में सफलता हासिल हुई। तो मतलब जैसे भवानीपुर में ममता बनर्जी हार गई, वैसे सैफई में अखिलेश यादव के लिए खतरा है? देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो जनता तय करेगी।
वो SIR तय करता है आजकल। नहीं नहीं, SIR ये विपक्ष के द्वारा गढ़ा गया नैरेटिव है, और सच्चाई यह है कि SIR की प्रक्रिया तमिलनाडु में भी हुई है, केरल में भी हुई है, वहां भाजपा की सरकार क्यों नहीं बन गई? हमारी हार्दिक इच्छा थी कि इस बार केरल में हमारी सरकार बने, लेकिन हम नहीं बना पाए। संगठन ही नहीं है भाजपा का। इसीलिए SIR, देखिए ऐसा नहीं है, संगठन वहां भी है, लेकिन अभी मतदाता नहीं तैयार था। लेकिन जब SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जनता के बीच में बनी हुई है, तो आने वाले समय में हम लोग, वह दिन भी दूर नहीं है जब केरल में भी कमल खिलेगा। अब आजकल रील का जमाना है, तो केशव भाई भी खूब रील बनवा रहे हैं, और इन्होंने अपनी रील बनवा रहे हैं ब्रजेश पाठक जी के साथ। ये क्या जोड़ी चल रही है दोनों डिप्टी CM के बीच में? खूब रीलें बन रही हैं आजकल। भगवान तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली हम लोग कुशीनगर गए थे। वहां पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हरा भरा मैदान दिखाई दिया, तो अपने भाव व्यक्त करना यह हम लोगों का दायित्व था, और उस भाव को हमने व्यक्त कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि मिर्ची श्री अखिलेश यादव को क्यों लगी। उन्होंने तो बड़ी खतरनाक रिएक्शन दिया, और उस रिएक्शन को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये मतलब आपके बीच और अखिलेश यादव के बीच क्या नोकझोंक है? वो आपको स्टूल मंत्री बोलते हैं सरेआम सार्वजनिक तौर पे, आप उनको बोलते हैं कि कभी नहीं लौटेंगे सत्ता के अंदर। वो जिसके जैसे संस्कार होंगे, मैंने जितनी भी बार नाम लिया है, मैंने श्री अखिलेश यादव कहा है, लेकिन उनके द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आदर सहित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये उनके संस्कार है। हम कोई हमारा विपक्षी भी है, विरोधी भी है राजनीतिक रूप से, तो उसका भी नाम बहुत आदर से श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा होने वाली सपा के अध्यक्ष, ये हम कहते हैं। तो ये राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करें, तो वह संस्कार उनको नहीं मिले हैं। हमको यही संस्कार मिले हैं, हम नाम के साथ जी भी लगाते हैं, नाम के साथ जी नहीं लगाएंगे तो श्री लगाएंगे, ये हमारे संस्कार हैं। आपकी बात पर वो प्रतिक्रिया पक्की देते हैं। आज का ये शो देख रहे होंगे, या जब भी ये क्लिप देखेंगे तो रिएक्शन जरूर देंगे। खैर, मैं आखिर में आ गया हूं, अगले मेहमान मनोज पांडे जी सामने बैठे हुए हैं। मैं जाते जाते एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर लेना चाहूंगा। जो कुछ हुआ यादव परिवार में प्रतीक जी के साथ, उस पर एक आप टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए, ये दुखद घटना है, हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। मैं अभी जब यहाँ आया हूं तो पहले उनको अपनी श्रद्धा सुमन प्रतीक यादव जी को समर्पित करके आया हूं, और भगवान से यही प्रार्थना किया हूं। यह दुख की घड़ी है, 38 वर्ष के आयु में किसी को मतलब इस अवस्था में पहुंच जाना पड़े कि जब संसार छोड़ना पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। दुख की घड़ी में केशव प्रसाद ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी, और भी हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस शोकाकुल परिवार को जाके वहां पर सांत्वना देने का काम किया है, और प्रतीक यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको परिवार के सामने जो दुख आया है सहने की शक्ति दे। दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है, ऐसी घटना किसी के साथ न घटे, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि प्रतीक यादव को। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी, और इस उम्मीद के साथ कि 27 का चुनाव बहुत बेहतरीन बीते आपके लिए, हमारी शुभकामनाएं। 27 में 17 से बड़ी विजय। मनोज जी आ गए हैं ना, देखिए अभी बताएंगे आप।